और आज ये मेरा हिंदी मीडियम के लिए फर्स्ट वीडियो है जिसको मैं क्लास 12th से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूअस आपको 11th और 12th दोनों क्लास के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। हिंदी मीडियम में कंटेंट्स नेचुरली ये बात मैं अनुभव करता हूँ, मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं ये बात हमेशा से महसूस करता हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। खासकर जब हम IIT JEE या नीट के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो हिंदी मीडियम में कंटेंट्स बहुत कम होते हैं या पुअर कंटेंट्स होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रख के मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी एक स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ ताकि कहीं भी उनको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के कंपैरिजन में कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप भी कोशिश करिए कि आप मेरे साथ मेहनत करिए। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको कहीं से इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट के कंपैरिजन में कंटेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि स्थिर वैद्युत है और हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। साथ ही मेरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक सजेशन है कि आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स हैं लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको कम से कम हमारे साइंस के सब्जेक्ट के जितने टेक्निकल वर्ड्स हैं वो टर्मिनोलॉजी वो शब्द आपको इंग्लिश में भी आने चाहिए, क्योंकि आफ्टर 12th क्लास जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि यदि आप टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं अपने सभी वीडियो में कोशिश करूंगा कि कम से कम जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने टर्म यूज़ किया है वैद्युत, तो आपको पता होना चाहिए इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आवेश को हम चार्ज कहते हैं। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगा और आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप उससे भागें मत, आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी शुरू से ध्यान दीजिए। तो हमारे चैप्टर का इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि वास्तव में जो चैप्टर का हमारा मेन हेडिंग है वैद्युत आवेश, इनको सबसे पहले समझते हैं। भाई विद्युत क्या है, आवेश क्या है, ये पहले समझना पड़ेगा, तब तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात हम सभी को पता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का स्रोत है, पूरा हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ पर विद्युत भी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि विद्युत जो है वह ऊर्जा का एक रूप है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह की ऊर्जा है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इसके बारे में पता चला। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है लेकिन मैं सीधा आपको इसके पीक हिस्ट्री पर बात करता हूँ, सीधा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पर बात करता हूँ। इस सबसे पहले इनको सिस्टमेटिक जिस वैज्ञानिक ने हमको इंट्रोड्यूस कराया वो हैं अमेरिका के साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को हमको सिस्टमेटिक बताया और ये एक घटना थी, एक प्राकृतिक घटना है। ऐसे भी मैं अपने फिजिक्स के सभी क्लास में जरूर डिस्कस करता हूँ कि वास्तव में हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति में होने वाली घटनाओं और उसके कारण को जानना ही फिजिक्स है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को एक प्राकृतिक घटना के द्वारा हमको इंट्रोड्यूस कराया। वो प्राकृतिक घटना क्या थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन को पतंग उड़ाने का शौक था और वो एक बार पतंग उड़ा रहे थे, कपड़े के बने हुए बहुत बड़े बड़े पतंग, अमेरिका में इसका कंपटीशन होता है, उनका पतंग बहुत हाइट में था और जब वो पतंग उड़ा रहे थे इस तरह से, तो पतंग उड़ाते समय वो जो थ्रेड, वो जो धागा पकड़े हुए थे,
उसमें अचानक मौसम खराब होने से, लाइट नहीं होने से, मतलब इसमें बिजली चमकने लगी आकाश में। जैसे ही आकाश में बिजली चमकने लगी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि उनको हाथ में रखे हुए धागे पर कुछ झटका जैसा शाक, इलेक्ट्रिक शाक जिसको अपन कहते हैं, एहसास हुआ। और यहीं पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात डिक्लेयर किया कि वास्तव में आकाश में जो हमको बिजली दिखाई देती है, जिसको हम लाइट कहते हैं, वास्तव में आज भी जिन लोग साइंस के उतने जानकार हैं उसको प्रकाश समझते हैं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि वास्तव में प्रकाश नहीं, वो क्या है, विद्युत है। यहीं से हम विद्युत के बारे में थोड़ा जानना स्टार्ट किए। बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो विद्युत के बारे में बताया उसके प्रोड्यूस होने का, उसके डेवलप होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर पता चला कि उसका कारण है घर्षण। किस तरह का घर्षण? बादलों के बीच में घर्षण। क्लाउड्स, स्काई में जो बादल होते हैं वो मोशन कंडीशन, मूविंग कंडीशन में होते हैं, तो वो या तो अगल बगल गुजरते हुए या आमने सामने से टकराने से, इसीलिए आप देखते होंगे जब भी लाइटनिंग होती है तो गरज भी हमको सुनाई देता है, साउंड भी सुनाई देता है। क्यों? क्यों? उनका टक्कर है, बादलों का टक्कर है। इस तरह से क्या हुआ, देखा वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर जो विद्युत उत्पन्न होता है उसका कारण क्या है, घर्षण। और इस बात के को लेके वैज्ञानिकों ने फिर प्रयोगशाला में प्रयोग किया। प्रयोगशाला में किस प्रकार का प्रयोग किया, देखिए ये बात तो पता चल गया कि विद्युत के उत्पन्न होने का कारण क्या है, घर्षण। तो इस पर प्रयोग किस प्रकार से? पहला प्रयोग जो लैब में हुआ वो इस प्रकार का था। एक हम कांच का छड़ ले लिए, ये कांच का छड़ है, और इस कांच के छड़ को फलालेन के कपड़े से या बिल्ली के ऊपर के उसके बाल से, हेयर से बिल्ली के इस प्रकार से रगड़े, और रगड़ने के बाद उसको एक धागे से लटका के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए। इसके बाद एक और राड लिया, सपोज ये एक मेरा एक राड है, इसको लेकर मैं से लटका दिया, एक मार्कर दूसरा राड है उसको लाया और हम इसके पास में उसको लेके आए। ये भी कांच का छड़ था, दोनों कांच के छड़ हैं। जब इसको इसके पास में लाया गया, पहली घटना ये, जब इसको पास में लाया गया तो ये कांच का छड़ इस कांच के छड़ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये इसको प्रतिकर्षित करता है, माने उसको क्या करता है, ढकेलता है। दूसरे नंबर में इस प्रयोग को थोड़ा सा चेंज किया गया। एक तो हमने ले लिया कांच का छड़ जिसको हम घर्षण कराए, और दूसरा जो राड हम लेके आए उसको लेके आए एबोनाइट का। एबोनाइट भी एक तरह का पदार्थ है। इस तरह से एबोनाइट के राड को लेके आया तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि यहाँ पर आकर्षण की घटना होती है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दो घटना प्रयोगशाला में करके देखा गया। तो यहाँ से वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला। किस तरह का निष्कर्ष निकाला कि भाई जब दोनों समान पदार्थ थे तो प्रतिकर्षण हुआ, और जब दोनों मटेरियल को हम चेंज कर दिए, कांच एक एबोनाइट कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो चूंकि यहाँ प्रतिकर्षण और आकर्षण दो तरह की घटना हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई दो तरह का चीज उत्पन्न हो रहा होगा। जैसे चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पहले हमको मैग्नेटिज्म के बारे में पता था, चुंबक के बारे में पता था। तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ दो चीज उत्पन्न हो रहा होगा, और उसको उन्होंने नाम दिया आवेश। मैं आपको बाद में बताऊंगा आवेश का सिस्टमेटिक डेफिनेशन। उसको उन्होंने आवेश कहा, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको क्या, चार्ज। ये आवेश। तो घर्षण के दौरान, इनके घर्षण के दौरान जो चीज उत्पन्न हो रहा है उसको आवेश कहा गया। और आवेश के दो प्रकार बताए गए, एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋण आवेश। इस तरह से आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर? अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कांच और एबोनाइट में किसमें धन आवेश है, किसमें ऋण आवेश है। तो पहले एक परिपाटी की तरह मान लिए कि कांच में जो आवेश उत्पन्न हो रहा था वो धन आवेश उत्पन्न हो रहा था। तो कांच में यहाँ पर हम क्या आवेश उत्पन्न कर दिए, धन आवेश, और एबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हो रहा था वो ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा था। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने बताया, चूंकि दोनों कांच का छड़ है और दोनों में समान आवेश है, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ये बताया। और यहाँ पर क्या है, कांच में धन है, एबोनाइट में ऋण है, तो असमान आवेश में आकर्षण होता है, ये बात पता चला। तो ये एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था जो शुरुआत में आया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फेलियर डिक्लेयर हो गया। क्यों फेलियर हो गया, असफल हो गया? क्यों हो गया?
क्योंकि यहाँ पर इनके प्लस और माइनस आवेश उत्पन्न होने का हमारे पास कोई रीजन नहीं था। हमने मान लिया था कि माना कि कांच के छड़ के पास धन आवेश है, हम कैसे जाने कि उसी के पास धन आवेश है। ये भी तो हो सकता था कि कांच के पास ऋण रहा होगा, एगोनाइट के पास धन रहा होगा। कुल मिला के कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं था। तो बाद में मॉडर्न फिजिक्स में जब इस पर आगे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो इसका जो थ्योरी आया, जिसको हम बोलते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको शुरुआत में जो बताया, एक तरह से एक इंट्रोडक्शन बताया, एक हिस्ट्री बताया। अब हम यहाँ पर देखते हैं आवेश उत्पत्ति का कारण। वास्तव में उसको कहते हैं आवेश उत्पत्ति का कारण, मीन्स आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, ये मॉडर्न थ्योरी है। इस थ्योरी के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में घर्षण के कारण आवेश क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि सपोज ये एक पदार्थ है और ये एक दूसरा पदार्थ है। ये अलग अलग पदार्थ के एटम हैं, ये उसके कण हैं, अणु हैं, इसके दो अलग अलग पदार्थ हैं ये। अब क्या किया गया, इन दोनों के बीच में क्या कराया गया, घर्षण। इनके बीच में जब घर्षण कराया दोनों के बीच में, तो घर्षण कराने से क्या होता है, इनको बाह्य ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी हम फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और ये बात अपने को पता है कि इसके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं इस तरह से। और जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वास्तव में अपने नाभिक से कमजोर बंध से बंधे होते हैं। उनके बीच का जो बल है, आकर्षण बल है, वो कमजोर होता है। तो जैसे ही हम इन दोनों एटम में घर्षण कराते हैं, तो वह ऊर्जा प्राप्त करने के बाद एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन, अभी देखो, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, मतलब ये विद्युतः उदासीन है, इसमें ना तो अभी पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे हम इसको घर्षण कराते हैं, तो एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन वायु ऊर्जा प्राप्त करके अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ को ज्वाइन कर लेता है। मतलब अपने पदार्थ के को ऑर्बिटल को छोड़ता है, दूसरे के जाके ज्वाइन कर लेता है घर्षण कराने से। इस प्रकार देखिए, घर्षण के पश्चात जब हम दोनों को अलग करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यह धन आवेश की तरह, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण यह ऋण आवेश की तरह व्यवहार करने लगता है। यह है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में कभी भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश उत्पत्ति के कारण को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो आपको यही लिखना है कि जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है, तो जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वायु ऊर्जा प्राप्त कर अपने ऑर्बिटल को छोड़कर, अपने कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में चले जाते हैं, वो धन आवेश की तरह। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो धन आवेश है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या है, ऋण आवेश है। इस प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश का कॉन्सेप्ट आया। यही है इसके घर्षण से आवेश उत्पन्न होने का कारण, जो मॉडर्न थ्योरी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए आज का मेरा जो क्लास है, पहला जो क्लास होता है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ये मेरा फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, आगे आपको बहुत सारे क्लास अटेंड करने हैं। तो मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि कभी भी कोई मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मेरे स्टडी का टेक्निक है वो कि कभी भी मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चाहे मैथ्स का क्लास हो चाहे फिजिक्स का क्लास हो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए आपको अलग से हिंदी मीडियम के क्लास का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज जो टर्म यूज़ होता है वो बहुत कॉमन है, हर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझता है, और ज़्यादातर तो उसमें अपने स्टेप सॉल्व करने होते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो आप में से जितने लोग मैथमेटिक्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, वो नेचुरली मेरा मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम फिजिक्स में। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो पहले दिन का मेरा क्लास होता है उस क्लास को आपको ढंग से समझना है, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर उसी फर्स्ट क्लास के फंडामेंटल पर डिपेंड होता है। क्लियर? तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखिए, आवेश का क्वांटीकरण का स्टेटमेंट है, इसका कथन है Q इक्वल टू N इंटू E। ये इसका फार्मूला है, जहां पर Q क्या है? किसी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा है, कुल आवेश है किसी भी पदार्थ पर। N क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ±1 ±2, इंटीजर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला है। अब ये इसको हम किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, ये आवेश की कुल मात्रा है, उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये गुणज है, मतलब उसका गुणा हो रहा है, पूर्णांक गुणज होता है। कहने का मतलब, इसको मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं, इसका मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ पर जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मतलब उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पदार्थ में 7/2 इलेक्ट्रॉन है, वो रहेगा तो 7, नहीं तो 8, नहीं तो 9, 7/2 नहीं हो सकता। माने उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हम उसको एक कॉमन लैंग्वेज में, आपको इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो कुल मात्रा है उसके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी पदार्थ पर जो आवेश है, वो ±1E होगा, या ±2E होगा, या +-3E होगा, +-4E होगा, मतलब पूर्णांक में होगा। ये तो ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं, रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन पाया है जो क्या होता है? भिन्नात्मक रूप में होता है, जिसका नाम दिया गया है क्वार्क। ये आपको एक जनरल नॉलेज की तरह मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आपको इसी बात को लिखना है। ये अपवाद है, अपवाद तो नहीं कह सकते, वो फैक्ट मिल चुका है, अभी रिसेंटली मिला है, उसको हम क्वार्क कहते हैं, QUARK। और क्वार्क हमको 2 मिला है, एक ±1/3E और दूसरा मिला है ±2/3E। ये 2 तरह के क्वार्क मिले हैं, जिसमें से +1/3 को अप क्वार्क का, -2/3 को डाउन क्वार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वार्क कहलाता है, ये आप अलग से ध्यान रखेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 कूलाम चार्ज पर, सपोज Q इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज है, तो 1 कूलाम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये आपका एग्जाम में आ भी सकता है। ये क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ छोटा सा, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या बताया? यदि किसी पदार्थ पर 1 कूलाम आवेश है तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा? यहाँ पर इस फार्मूला को हम n के लिए सॉल्व कर दें तो क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू Q/E लिख सकते हैं। E को इधर पक्षांतर कर दें तो n इक्वल टू Q/E हो जाएगा। दैट इक्वल, इसको सॉल्व कर दें तो कितना कूलाम आवेश है पदार्थ में? 1 कूलाम। तो 1/1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो 1 में 1.6 आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर? 6.25 इंटू 10⁻18, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो इससे क्या आंसर निकला कि यदि किसी पदार्थ पर 1 कूलाम आवेश है
तो उपस्थित उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। क्लियर? ये है आवेश का क्वांटीकरण। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये जितना भी कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया जा रहा है ये क्या है? बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन एग्जाम में आते भी हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का नाम सुना होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को आपने क्या पढ़ा है? ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता न उसे नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा के रूप को बदला जा सकता है। क्लियर? मतलब ऊर्जा का केवल रूप बदला जा सकता है। उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता। ठीक है? तो फिर क्या होता है? ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है। मतलब यदि इसको हम टू द पॉइंट कहें तो किसी विलगित निकाय पर, किसी, ये शब्द आप याद रखना, किसी विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, जो आवेश उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल जो आवेश होता है वह हमेशा क्या होता है? नियत होता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। जैसा कभी आपने आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत में देखा कि जब दो पदार्थों का घर्षण कराया गया तो एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चला गया, कुल मिलाकर उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है ना, एक ने दिया एक ने पाया, लेकिन कुल मिलाकर तो उतना ही है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है? नियत होता है। दैट मीन्स हम इसको क्या सकते हैं? आवेश न तो उत्पन्न हो रहा है न तो नष्ट हो रहा है। किसी सिस्टम पर आवेश का, सिस्टम पर ना, क्योंकि एक दे रहा है एक ले रहा है, दोनों मिलाकर सिस्टम कहलाएंगे, विलगित निकाय कहलाएंगे, उनका आवेश नियत होता है। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में कभी भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये हुआ इसका बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद इसका जो मैथमेटिकल स्टडी स्टार्ट होता है वह है कूलाम के नियम से। तो आज हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आगे का जितना भी इसका स्टडी होगा वो कूलाम के नियम पर बेस्ड होगा। क्लियर? तो विद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्लियर? कूलाम्स इनवर्स स्केल लॉ भी बोलते हैं इसको, कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम देखें इसका कथन। जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो सबसे पहले आपको इसका कथन लिखेंगे। कथन वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है जैसे कूलाम ने बताया था। कभी भी आप ध्यान रखना, आपको यदि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो वैज्ञानिकों के कथन को या किसी परिभाषा को आप कोशिश करिए कि शब्दशः लिखें, उसमें ज़्यादा अपने कॉमन लैंग्वेज को यूज़ मत करिए, क्योंकि ये उसका स्टेटमेंट है, उसका कथन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया था। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप मान लो कि माना कि ये एक Q1 आवेश है। क्लियर? और एक दूसरा आवेश है, इसका मान है Q2। एक Q1 और Q2 दो आवेश है। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लो क्या है? R है। R दोनों के बीच की दूरी है और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है या तो आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आवेश यदि समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। तो ये कंडीशन में कूलाम के दो कथन हैं। पहला कथन कहता है कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है वह दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समानुपात का चिन्ह है। और दूसरा नियम कहता है F समानुपाती 1/r², जिसको हम व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। तो कथन में क्या बोला कूलाम ने? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम के नियम का कथन। एक बार और ध्यान से सुनिए। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये बल दोनों हो सकता है मैंने बताया, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब इसको हम दोनों को मिला दें तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए। देयरफॉर 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से दोनों को मिला दिया जाए तो हमको क्या संबंध मिलेगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व किया जाए तो F बराबर यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करेंगे जो कि K है, तो K Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं रिलेशन नंबर 3। अब आगे कूलाम ने बताया CGS पद्धति में, CGS पद्धति में उन्होंने K का मान कितना बताया, 1 इकाई बताया। इस मान को यहाँ पर रख दें तो F बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर डायन। डायन क्या है, बल का यूनिट है CGS सिस्टम में। क्लियर। बाद में कूलाम ने बताया SI यूनिट के लिए, सपोज हम इसको SI यूनिट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड प्रणाली के लिए यूज करें तो कूलाम ने बताया कि जो K का मान होता है 1/4 पाई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब 0, नाइस, एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका आंकिक मान होता है 9 इंटू 10⁹। ये इसका आंकिक मान है। क्लियर। इस मान को हम यहाँ पर भर दें तो क्या मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता, आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख दें तो अपने को मिल जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि क्या है, ये बल का मात्रक है MKS पद्धति में। ये हो गया कूलाम का नियम। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकांक आवेश की परिभाषा। एकांक आवेश का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। एकांक आवेश, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट चार्ज। ये एकांक आवेश का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके आधार पर, कूलाम के नियम के आधार पर। तो कूलाम के एकांक आवेश का नाम से स्पष्ट है कि उसका आवेश का मान कितना होता, 1 होता होगा, लेकिन हमको कूलाम के नियम के अनुसार इसको निर्धारित करना है। तो यहाँ पर देखिए F के मान को, यदि हम F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मान लें, दोनों आवेश को Q1 बराबर Q2 को हम Q मान लें, इसकी जो बीच की दूरी है R उसको 1 मीटर हम मान लें, और ये पूरे वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपान 1। क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1, इसलिए Q इक्वल टू ±1। ये हो गया एकांक आवेश। अब यदि हमको एकांक आवेश की परिभाषा करना है तो आप ध्यान रखना, ये कूलाम ने ये जो कांस्टेंट बताया ये सिर्फ किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए है। ये वायु या निर्वात के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पर बताया निर्वात की विद्युतशीलता है ये। क्लियर। तो एकांक आवेश की परिभाषा हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए हमारे पास 2 आवेश हैं, यहाँ पर 2 आवेश हैं और दोनों आवेश क्या है, परिमाण में बराबर हैं और समान हैं, या तो दोनों धन है या तो दोनों ऋण है। क्लियर। और दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे पर इतना बल लगा रहे हैं, और बल किस प्रकार का होगा, बल प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्यों होगा,
क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है, तो हम ऐसे आवेश को क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, देखो वायु या निर्वात में, क्योंकि दोनों आवेश कहाँ रखें, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश को हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। क्लियर। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता है कि कूलाम का नियम लिखो तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित करो। तो ये है हमारा कूलाम का नियम और उसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा। लास्ट में मैं 1 मिनट आपसे एक डिस्कस कर दूं कि कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसकी आप सीमाएं लिखिए। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ, इसकी सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। 1-2 इसकी सीमा आपको मैं बता दूं। सीमाएं का मतलब क्या होता है कि कूलाम का नियम एक्चुअल में हर परिस्थिति में लागू नहीं होता, हर परिस्थिति में लागू नहीं होता, तो कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कूलाम का नियम लिखो तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा लिखो तथा कूलाम के नियम की सीमाओं की व्याख्या कीजिए कि किस किस कंडीशन पर वो अप्लाई होता है। तो कुछ इसके स्पेशल कंडीशन आप ध्यान देंगे। पहला कंडीशन क्या है कि ये जो आवेश है ये बिंदु आवेश होना चाहिए। बिंदु आवेश कहने का मतलब बहुत बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनके बीच की जो दूरी है r, ये जो इनके बीच की दूरी है ये दूरी ना तो बहुत अधिक होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए। बहुत अधिक रखेंगे तो भी ये नियम लागू नहीं होगा और बहुत कम, नियर अबाउट 10⁻⁻15 मीटर से कम पर यह अप्लाई नहीं होता। 10⁻⁻15 मीटर से कम पर यह लागू नहीं होता। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यह वायु या निर्वात के लिए ज़्यादा सही है, ये किसी माध्यम के लिए उतना सही नहीं होता। तो यह है वायु या निर्वात के। तो 3 इंपॉर्टेंट सीमाएं हैं। पहला क्या कि इसको बिंदु आवेश होना चाहिए, दोनों आवेश को। दूसरा, दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ही कम होना चाहिए। तीसरा, यदि ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों तो ये ज़्यादा सही काम करता है, बाकी कंडीशन में ये परफेक्ट सही नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फिजिक्स का क्लास स्टार्ट किया और ये मेरा इसका फर्स्ट टॉपिक था। कंटिन्यूअस आपको मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लगातार मेरे वीडियो प्रोवाइड होते रहें और आप उसको यूज़ करिए। ओके, थैंक यू।